अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल ज़िया साबरी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदक। नाज़रीन, इससे पहले की तमाम किस्तें हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने पिछली किस्तें नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले कि हम नई वीडियो शुरू करें, आपकी खिदमत में गुज़श्ता किस्तों का खुलासा पेश करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तरान में चला गया। वहाँ उसने अज़रा को घर वापस आने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शशोपंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढकर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में इसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा का सुराग निकाला और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने का कहा। फिर उसको अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कृष्ण चंद एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठरी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठरी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो उसका मैनेजर घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेयारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और खुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समुंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि इसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो उस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और उससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश भी दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ ले जाकर थाने में रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से बेजा और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की एक रेट बरखिलाफ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रेट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के खिलाफ अदालत में बयान दिया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के खिलाफ भी एक दरखास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा उसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही मंसूर के खिलाफ दायर दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह मिल नहीं रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के खिलाफ गवाही देगा। कमरा अदालत खिंचाखिंच भरा हुआ था। वकला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफेद बुराक वर्दी में मलबूस अहलकार ने
जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए। काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर विराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासुर में सख्त गिर शख्सियत मालूम दे रहे थे। मुकदमा की कार्रवाई शुरू हुई और मुराद के गवाहान के बयान कलमबंद हुए। सबसे पहले होटल के मालिक अफजल का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद ईदी सेंटर के इंचार्ज गुलाम सुकलैन का बयान हुआ। दोनों के बयान से कोई खातिर खा फायदा हासिल न हुआ और कृष्ण चंद, अजरा और इंस्पेक्टर खुर्शीद पूरी तरह मुतमईन थे। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो उनमें खिलबली मच गई। परियल का बयान रिकॉर्ड हुआ जिसने तमाम हकायक अदालत के सामने रख दिए और परियल का बयान खत्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया। मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुलजिम इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुस्तगीज़ के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो कि फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेके तारिक साहब की मायियत में अदालत से बाहर आ गया। कोर्ट से खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने के बाद उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब उनके बुरे दिन आ गए हैं। और अजरा के ताल्लुकात किसी ज़माने में वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान से भी रहे थे और अब उसने जेल से किसी तरीका से अब्दुल्ला खान से रब्ता किया और उससे मुदाखलत करके कुछ करने को कहा। और वज़ीर साहब अजरा के कहने पर तारिक साहब को फ़ोन कर बैठे। अब्दुल्ला खान तारिक साहब के ऑफिस में आए और मुराद और तारिक साहब से मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल्ला खान ने पूरी कोशिश की कि मुराद किसी तरह अपने केस से दस्तबरदार हो जाए, मगर तारिक साहब ने इसे हाथों हाथ लिया और वो अपना समूह लेकर चला गया। मुराद और तारिक साहब दफ्तर ही में बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या ये तारिक हाशमी एडवोकेट का ऑफिस है। इस बात में जवाब मिलने पर फ़ोन करने वाले ने तारिक साहब से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुराद ने फ़ोन तारिक साहब को दे दिया। उन्होंने कुछ बातें की और फिर कल कोर्ट में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद तारिक साहब ने मुराद को बताया कि MNA अशफाक अहमद शाह था और तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। मैंने इसे कल कोर्ट में मिलने का कहा है। मुराद ने कहा ठीक है सर, सुबह देखेंगे। और फिर तारिक साहब बोले चलो यार, अब कुछ काम की बात भी हो जाए। तुम कल के केस निकाल कर इनको तरतीब दे लो। अभी जावेद भी आता ही होगा और मैं चैम्बर में हूँ, कुछ केस स्टडी करना है। ये कहकर वो चैम्बर में घुस गए और मुराद अलमारी से मतलूबा केसों की फाइलें निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इतने में जावेद भी आ गया। सलाम दुआ के बाद वो चैम्बर में जाकर तारिक साहब से अपने काम के मुतल्लिक हदायत लेने लगा। कुछ ही देर बाद वो चैम्बर से निकला और मुराद से कुछ फाइलें तलब की जो उसने निकाल कर दे दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर अपने काम में लग गया और मुराद अपनी सीट पर। बाबा निज़ाम स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। मुराद ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उठा। उसने इसे चाय बनाने का कहा और वो किचन में घुस गया। MNA अशफाक शाह ने कोर्ट में तारिक साहब और मुराद से मुलाकात की और केस के तमाम अखराजात के एवज सुलह की पेशकश की, मगर तारिक साहब ने इसे नॉकआउट करके भेज दिया। मंसूर के खिलाफ दरखास्त पर कोर्ट में वकला की बहस हुई और अदालत ने मंसूर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। उधर अजरा और कृष्ण की गिरफ्तारी के अहकामात के बाद जब अजरा पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत से बाहर निकली तो बच्चों की आया नूर जहां सामने खड़ी थी। अजरा ने इसे हदायत की कि वो इसकी वापसी तक बंगले में बच्चों को साथ लेकर रहे और अपने खामद और बच्चे अली मोहम्मद को भी साथ रख ले, जिस पर नूर जहां बच्चों को साथ लेकर बंगले पर शिफ्ट हो गई। बच्चे अपने बाप से मिलने को बेकरार थे और बार बार नूर जहां को तंग कर रहे थे। बार बार उससे पूछते थे कि पापा घर क्यों नहीं आते, मम्मा उस अंकल के साथ क्यों रहती है। काशिफ बाप से मिलने की जिद करता रहा और नूर जहां बच्चों को बहला फुसला कर चुप कराती रही।
कोर्ट में पहली ही पेशी पर कृष्ण और अजरा की गिरफ्तारी के हुक्म से मुराद के अंदर एक नई रूह सरायत कर गई थी और इसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर रह रह कर एक ख्याल ज़रूर सता रहा था और वो ख्याल था बच्चों का। फिर मुराद और तारिक साहब दफ्तर से निकल खड़े हुए। कुछ ही देर में वो मलीर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। तारिक साहब ड्राइविंग कर रहे थे और मुराद उनको रास्ता बताता जा रहा था। इतने में वो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके थे। मुराद ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरकर बंगले की कॉल बेल बजाई तो थोड़ी ही देर बाद रमज़ान गेट पर नमूदार हुआ, जिसे देखकर मुराद समझ गया कि नूर जहां अपनी फैमिली समेत बंगले में शिफ्ट हो चुकी है। वो बंगले के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही लान में कमल और काशिफ अली मोहम्मद के साथ खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुराद पर पड़ी तो दोनों पापा पापा कहते हुए दौड़े और आकर बाप से लिपट गए। तारिक साहब ने ख्याल जाहिर किया कि अब बच्चे मुराद से दोबारा जुदा होना कभी भी गवारा नहीं करेंगे और अब हमारा यहाँ से वापस जाना भी एक मसला है। मुराद ने उनके ख्याल की तस्दीक की। फिर जैसा कि नूर जहाँ ने बताया था कि कृष्ण का बाइस परशुराम भी यहाँ आ चुका था और उसको सारे केस की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसकी दोबारा यहाँ आमद भी मुतवक्को थी और वो कभी भी मुराद का वजूद वहाँ बर्दाश्त ना करता। इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो तबादला ख्याल करते रहे। इसी उधेड़-बुन में काफ़ी वक्त गुजर गया। मुराद ने कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे, मगर बच्चे अभी तक खेल में मसरूफ़ थे। इतने में अली मोहम्मद ने आकर खाना लगने की इतला दी तो सब अंदर आ गए। डाइनिंग टेबल सजी सजाई इंतज़ार कर रही थी। भूख भी खूब चमक उठी थी, बस वो खाने पर टूट पड़े। खूब सेर होकर खाना खाया। इतने में 11 बज चुके थे। मुराद ने दोनों बच्चों को साथ लिया और बेडरूम में आ गया। नींद जोर पकड़ चुकी थी, इसलिए उनको सुलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हुई। चंद ही लम्हों में दोनों बच्चे नींद की आगोश में पहुंच गए तो मुराद बेडरूम से निकला। वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए अब उन्होंने वापसी की ठानी। इंस्पेक्टर बाजवा ने मुराद को फ़ोन पर इतला दी कि रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर वो तारिक साहब के साथ थाने रवाना हो गया, जहां रहमान ने बयान किया कि अजरा ने मंसूर के ज़रिए उसकी बेटी को जरगमाल बनाकर किस तरह दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया था और फिर उसने मौका पाकर दफ्तर और घर का सारा सामान एक बंगले में शिफ्ट कर दिया और वो अब तक मुराद के सामान की हिफाजत कर रहा है। मुराद ने रहमान की बात पूरी नहीं होने दी और उठकर इसे घसीट कर गले लगा लिया। तारिक साहब हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ रहमान को देखे जा रहे थे। उधर इंस्पेक्टर बाजवा भी कहानी का रुख बदलते देखकर शशदर सा रह गया। फिर तारिक साहब ने इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, बाजवा साहब, आप रहमान का बयान लेकर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें और इस FIR का चालान भी अजरा, मंसूर और कृष्ण चंद के नाम करके अदालत में भिजवा दें। आपका काम ख़त्म। तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर ने मुंशी को बुलाया और रहमान का तमाम बयान रिकॉर्ड कर लिया। रहमान ने जो बंगला किराए पर ले रखा था, मुराद ने इसी में नए सिरे से अपना दफ्तर कायम कर दिया था और एक पोर्शन रहमान और उसकी फैमिली को रहायश के लिए दे दिया था। इस तरह मुराद की रहायश और दफ्तर सब एक जगह जमा हो गया था। अब रहमान की फैमिली और मुराद एक इकाई बन चुके थे। रहमान इस कदम से खुश था कि इसे मुराद की खिदमत करने का मौका मिल रहा था और मुराद भी खुश था कि इसे ऐसा जानिसार और मुखलिस साथी मुयस्सर था। अच्छे वक्तों में मुराद ने बैंक अकाउंट अपने और अजरा के नाम पर ज्वाइंट खोले थे और दोनों में से कोई एक साइन काबिल कबूल थे। इसलिए मुराद की गैर मौजूदगी में जो चंद दिन अजरा ने दफ्तर पर कब्जा जमाए रखा था, इन दिनों में उसने न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, ये तो बैंक जाकर ही पता चलता। उन्होंने दूसरे दिन बैंक जाने का प्रोग्राम तय किया और जब हिसाब किया तो पता चला कि कंपनी खसारे में है। मार्केट से रकूम वाजिबुल वसूल कम है और वाजिबुल अदा ज़्यादा हैं। इससे जाहिर होता था कि बैंक में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बिल अजरा ने वसूल किए थे वो बैंक से निकलवा चुकी होगी। जब वो बैंक मैनेजर से मिले तो मुराद के तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई गई
तो पता चला कि बैंक में सिर्फ 2000 रुपये का बैलेंस मौजूद है और बाकी तमाम रकम निकलवाई जा चुकी है। कर्जे के तमाम हिसाब किताब करने पर पता चला कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, लाखों रुपए के बिल्स वाजिबुल अदा थे और बैंक खाली था। मुराद ने तारिक साहब से मशवरा करके बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला किया और दूसरे ही दिन वो मलीर जाकर बच्चों और नूर जहां को साथ लेकर आ गया। अब नूर जहां पहले की तरह बच्चों की आया के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और कवल को अपने करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। काशिफ अभी छोटा था, जिंदगी काफ़ी हद तक अपनी पुरानी डगर पर वापस आती जा रही थी। आज केस का फैसला होने वाला था। मुराद, रहमान और तारिक साहब इकट्ठे ही अदालत पहुंचे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। नए चालान को देखकर जज साहब ने बड़ी खूंखार नज़रों से मुल्ज़मान की तरफ देखा और कलम उठा लिया। फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था, सिर्फ सुनाना बाकी था। जज साहब की बारोब आवाज़ गूंजी। तमाम हालात व वाक़यात का बगौर मुशाहिदा करने, गवाहान के बयानात और वकला की बहस को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा अज़रा और कृष्ण चंद ने मिलकर मुद्दई मुराद अली के साथ ज़्यादती की। इसे हब्से बेजा में रखा गया। उस पर जुल्म सितम ढाए गए, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर खुर्शीद बराबर का शरीक मुजरम है, जिसने मुराद अली को बगैर FIR हब्से बेजा में कैद रखा और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। साथ ही अज़रा और कृष्ण चंद ने मंसूर के ज़रिए मुराद अली को ज़दकोब करवाया और कत्ल की धमकियां दिलवाईं, जबकि इंस्पेक्टर खुर्शीद ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कांस्टेबल परियल को मुलाजमत से बरतरफ करवाया। लिहाजा ये अदालत मुजरम कृष्ण चंद, अज़रा और खुर्शीद को हब्से बेजा, कत्ल की धमकियां, वहशियाना तशद्दुद करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाती है और खुर्शीद को उसके ओहदा से बर्खास्त करके सिविल जेल भेजा जाए, जबकि इसके जुल्म का शिकार होने वाले कांस्टेबल परियल को उसकी मुलाजमत पर फौरी तौर पर बहाल करके इसके तमाम बकाया जात अदा करने का हुक्म देती है। मंसूर को पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है। नया चालान जो थाना गुलशन इकबाल से हाल ही में पेश हुआ है, इसे मातहत अदालत सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाता है और सेशन कोर्ट को हदायत की जाती है कि अज़रा और कृष्ण चंद के खिलाफ जना हदूद आर्डीनेंस के तहत अलहदा मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त। साहब, जावेद साहब का फ़ोन है। नूर जहां ने फ़ोन मुराद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुराद ने एक हाथ से चाय का कप उठा रखा था, दूसरे हाथ से फ़ोन लिया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से जावेद की घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। मुराद साहब, आप फौरी तौर पर जिना अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में पहुंच जाएं। क्यों, खैरियत है भाई, क्या हुआ? मुराद ने इस्तफसार किया तो जावेद की आवाज़ मज़ीद बर्रा गई। तारिक साहब को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। अभी वो ICU के दरवाजे से कुछ फासले पर था कि ICU का दरवाज़ा खुला और वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर धकेलता हुआ बाहर ले आया। वो भागकर वहाँ पहुँचा। स्ट्रेचर के पीछे ही डॉक्टर और नर्सें भी आ रही थीं। उसने दवाएं डॉक्टर की तरफ बढ़ाईं तो वो बोला, आई एम सॉरी, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। और मुराद को ऐसे लगा जैसे तमाम दुनिया में अंधेरा छा गया हो। मुराद दिल ही दिल में उनसे मुखातब था, सर, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए हैं? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो जी ही आपके सहारे से रहा था सर, अब दरमियान में मेरा साथ छोड़ गए। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं उस दिन समंदर में कूद जाता और आप मुझे ना बचाते। और फिर मुराद की सोच का दायरा बहते बहते माजी की अथाह गहराइयों में जा गिरा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया था। मैं बहुत खुश था और आइंदा के दिनों की प्लानिंग कर रहा था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मैट्रिक तक पढ़ा चुके हैं, अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। बस फिर क्या था, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढने में लग गया। सैकड़ों जगह पर दरखास्तें दी मगर कहीं से नौकरी की भीख नहीं मिली। मजबूरन छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। इन्हीं दिनों न जाने मेरे वालिदैन को क्या सूझी कि उन्होंने मेरी शादी करने का मंसूबा बना डाला। पता ये चला कि मेरे नाना के एक दोस्त हैं, उनकी एक मुतल्लका बेटी है, उससे मेरी शादी की जा रही है ताकि नाना जान अपनी दोस्ती निभा सकें।
میں نے والدین کی خوشی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا، اور اس طرح فرحین میری شریک حیات کے روپ میں میری زندگی میں آ گئی۔ ہم بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، مگر فرحین میں ایک کمی یا خامی تھی، وہ یہ کہ وہ بولتے ہوئے کچھ نہ سوچتی تھی، جو منہ میں آیا کہہ دیا، دوسرے لفظوں میں زبان دراز تھی۔ میں نے اس کو بہت دفعہ پیار سے سمجھایا کہ اپنی اس عادت پر قابو پائے، مگر شاید یہ بات اس کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ اسی دوران میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پرائیویٹ طور پر پاس کر لیا۔ پھر اللہ نے مجھے پہلے بچے سے نوازا، جس کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم کی پیدائش پر میں کتنا خوش تھا۔ فرحین بھی پھولے نہ سماتی تھی، مگر میرا غم روزگار کم نہ ہو سکا اور مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری یا کاروبار نہ مل سکا۔ اسی طرح شب و روز بیت رہے تھے۔ پھر دوسرا بچہ عاصم پیدا ہوا اور پھر تیسرا عمران پیدا ہو گیا۔ اب میں 3 بچوں کا باپ تھا۔ ارحم اسکول جانے لگا تھا، مگر میرے مالی حالات جوں کے توں تھے۔ والدین نے فرحین کی زبان درازی کا بہانہ بنا کر مجھ سے ناتا ہی توڑ ڈالا تھا۔ اسی دوران لاہور میں ایک نئی فرم اکرم ایڈورٹائزرز کا قیام عمل میں آیا۔ ان کو اسٹاف کی ضرورت تھی۔ میں نے وہاں انٹرویو دیا تو منتخب کر لیا گیا۔ اب میں اکرم ایڈورٹائزرز میں بطور اسسٹنٹ مینیجر کام کر رہا تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور عزت والی جاب تھی۔ اب جا کر کہیں مجھے اپنی زندگی کا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور ایک دن جب میں آفس گیا تو اپنی سیٹ کے ساتھ ایک نئی سیٹ دیکھی جس پر ایک دان پان سی لڑکی براجمان تھی۔ میں حیران سا اپنی سیٹ کی طرف بڑھا، اس نوارے سے ہیلو ہائے کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے تعارف کروں کہ وہ خود ہی بول اٹھی، کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا اور پوچھا، آپ یہاں؟ اس نے میرا فکرہ اچک لیا۔ میں یہاں آج سے آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ میں اکرم صاحب کی سیکرٹری کے فرائض انجام دوں گی۔ میرا نام عذرا ہے۔ اوہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے رسمن کہا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک چھوٹے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ آنکھوں سے بلا کی ذہانت ٹپکتی تھی اور لہجے اور بول چال سے بہت بے باکی جھلکتی تھی۔ چہرہ مہرہ ایسا تھا کہ ہر آدمی کی توجہ کا مرکز تھا، گویا کہ اس کی صورت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ہر شخص اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ مجھے چند لمحوں کے لیے نظر نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ دفتر سے گھر جاتا تو دل نہ لگتا، شدت سے صبح کا انتظار رہتا اور صبح دفتر وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا۔ حتیٰ کہ ہماری حرکتیں مشکوک ہوتے ہوتے اس حد تک بڑھ گئیں کہ پورا دفتر ہماری محبت کی باتیں کرنے لگا۔ اکرم صاحب کو بھی پتہ چل گیا۔ ہفتہ کا دن تھا، اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی۔ اکرم صاحب کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دفتر کا اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا تھا اور اب میں، عذرا اور چپراسی ہی دفتر میں موجود تھے۔ اس موقع پر اچانک شیطانی خیالات نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں نے عذرا سے یوں ہی کہا، جانبن کیا خیال ہے آج اپنی محبت کو لازوال بنا دیں؟ اکرم صاحب یہاں نہیں ہیں، دفتر خالی ہے، کیا خیال ہے آج دفتر میں ہی رک جائیں؟ ہم دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سانسیں کچھ درست ہوئی تو عذرا نے بڑے پیار بھرے انداز سے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر موٹر وے پر سفر کرنے کو تیار تھے۔ اس دفعہ سفر کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور سفر کی تکان کی وجہ سے ہمارے جسم ٹوٹنے لگے تھے، اور اب پوری رات ہماری تھی۔ ہم تھے اور موٹر وے۔ ساری رات بار بار کے سفر سے صبح تک عذرا بے ہوش ہو گئی، جسے میں مشکل سے ہوش میں لایا۔ وہ رات میں آج تک بھول نہیں سکا۔ عذرا اب مکمل طور پر میرے ہوش و حواس پر چھا چکی تھی، اور اب مجھے اور عذرا کو اپنی قابل اعتراض سرگرمیوں کی وجہ سے اکرم ایڈورٹائزرز کے دفتر سے بھی برخاست کر دیا گیا۔ مگر ہم پھر بھی اسی طرح ملتے رہے، اور پھر ایک دن میں نے عذرا کو شادی کی پیشکش کر دی، مگر میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب عذرا نے صاف انکار کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جذباتی تو میں شروع سے ہی بہت ہوں۔ میں نے میڈیکل سٹور سے خواب آور گولیاں خریدی اور گھر جا کر پوری کی پوری شیشی کھا کر سو رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو فرحین نے مجھے عذرا کے ساتھ گھر سے نکال دیا، اور وہ مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں لے کر مختلف جاننے والوں کے گھروں میں گھومتی رہی، اور آخر کار میرے ایک دوست صدیق شاہ کے پاس سیالکوٹ لے گئی۔ وہاں ہم نے نکاح کر لیا، مگر صدیق شاہ نے ہمیں دھوکہ میں رکھ کر
मेरे घर वालों से रब्ता करके हमें वहाँ से पकड़वा दिया। अज़रा के घर वाले इसे अपने साथ ले गए और मैं दरबदर हो गया। फिर एक दिन अनारकली में घूमते हुए अज़रा मिल गई और हमने एक बार फिर घर छोड़ने का प्रोग्राम बना लिया और कराची आ गए। कराची आकर हमने एसी एडवर्टाइज़र्स के नाम से कंपनी बना ली। कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत पड़ी तो अलाइड बैंक के मैनेजर कृष्ण चंद से रब्ता करके हमने कर्ज़ ले लिया और फिर ये कर्ज़ ही मेरी बर्बादी का सबब बन गया। कृष्ण चंद ने आहिस्ता आहिस्ता अज़रा पर काबू पा लिया और वो एक दिन बच्चों समेत घर से कृष्ण चंद के साथ भाग गई। फिर अचानक एक दिन बाज़ार में अज़रा मुझे नज़र आई तो मैं इसे लेकर करीबी रेस्टोरेंट में गया, मगर वो फिर मुझे चकमा दे के निकल गई थी। रहमान ने मुराद का कंधा हिलाया तो वो अपने ख्यालों से चौंका। तारिक साहब की मैयत घर पहुंच चुकी थी और फिर कफन दफन की तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह को इस अजीम सपूत को मनो मिट्टी के हवाले करके मुराद रहमान का सहारा लेता हुआ बोझल कदमों से कब्रिस्तान से बाहर आ गया। तारिक साहब की वफ़ात के बाद हालात ने एकदम पलटा खाया था। कारोबार जो थोड़ा बहुत था वो भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गया था। जो माली मुआवनत बुरे वक्त में तारिक साहब से मिल जाया करती थी, अब वो इससे महरूम हो चुका था, इसलिए कारोबार का ठप हो जाना फितरी अमर था। दूसरे ये कि पहले तारिक साहब की वजह से जो लेनदार मुराद का लिहाज कर जाते थे, अब वो भी खुलकर मुतालबा करते थे। इस तरह तारिक साहब की वफ़ात के बाद 1 साल के अंदर अंदर मुराद दिवालिया हो चुका था। रहमान भी साथ छोड़कर जा चुका था। अब मुराद ने फ़ैसला किया कि दफ्तर का सारा सामान बेच कर कहीं मुलाजमत कर लूँ। इस तरह वो सामान की फ़रोख्त की गर्ज से कबाड़िए की दुकान पर गया तो वहाँ इसे दिलावर मिल गया। दिलावर ने उसका सारा सामान ख़रीद लिया और मुराद नूर जहाँ के मकान में शिफ्ट हो गया और एक स्कूल में मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो अज़रा नूर जहाँ के पास बैठी थी, वो अपनी सज़ा भुगत कर वापस आ चुकी थी। मुराद इसे देखकर घर से बाहर आ गया। 3-4 दिन के बाद फिर जब मुराद स्कूल से वापस आया तो घर पर ताला पड़ा था और पड़ोसियों से पता चला कि नूर जहाँ अपना सामान लेकर मकान खाली कर गई है। इस तरह एक बार फिर अज़रा का दौर चल गया था और वो बच्चों को ले उड़ी थी। अब तो जो रही सही उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। नूर जहाँ रकम के लालच में आकर मुराद को धोखा दे गई थी और बच्चे भी उससे जुदा हो गए थे। अब दिलावर ने मुराद से कहा कि अब बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाओ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। दिलावर का कहना था कि जैसी कोको वैसे बच्चे, यानी जैसी अज़रा थी उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे। उन बच्चों को भूल जाओ, न जाने बड़े होकर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। इसलिए बेहतर यही है कि इन बच्चों को बुलाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। फिर स्कूल में मुराद के कर्ज खा आने लगे। पता चला कि उसका ठिकाना अज़रा उनको बता रही है। इस तरह मुराद को स्कूल से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर अचानक एक दिन मुराद की मुलाकात गुलाम सकलैन से हो गई तो उसने इसकी परेशानी भांप कर हालात मालूम किए और उसने इसे ईदी सेंटर में मुलाजमत दिलवा दी। तो नाजरीन, ये था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा और आइए अब देखते हैं नावल ख़ज़ां रसीदा की आखिरी किस्त। मुराद दफ्तर में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या मैं मुराद साहब से बात कर सकता हूँ? मुराद बोल रहा हूँ। आप कौन? मुराद ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं कर्नल ज़फ़र बोल रहा हूँ। क्या हाल हैं आपके? मुराद जैसे सख्ते में आ गया। कर्नल ज़फ़र मुराद के छोटे भाई थे। मुराद के अज़रा के साथ शादी कर लेने के बाद मुराद की तमाम फैमिली इससे नाराज़ थी। माँ बाप बहन भाई कोई भी इससे राब्ते में नहीं था। कभी किसी ने उसकी खैरियत दरियाफ्त ना की थी और अब तक मुराद ने भी इतनी क़यामतें टूटने के बावजूद अपने घर से रब्ता नहीं किया था। वो सोचता था कि अज़रा ने जो सलूक उसके साथ किया था, अब वो किस मुंह से अपने वालिदैन या भाइयों से बात करे। वो अपने किए पर शर्मिंदा था क्योंकि उसका इंतखाब गलत निकला था। हालांकि जब वो लाहौर में था और अज़रा के साथ उसके ताल्लुकात ज़बान ज़दे आम थे तो इसके वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों यारों ने इसे बहुत समझाया था कि वो ऐसी हरकत ना करे और अपनी बीवी बच्चों पर तवज्जो दे। मगर उस वक्त मुराद पर अज़रा का इश्क सवार था।
और उसकी समझ में किसी की नसीहतें नहीं आती थी। और अब जब कि अज़रा ने अपनी असलियत दिखा दी थी तो अब वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से ही अपनी फैमिली से रब्ता बहाल नहीं कर रहा था। हालांकि मुराद कोई गिरा पड़ा इंसान नहीं था, वो एक अच्छी सुलझी हुई और पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके बड़े भाई महकमा टेलीफोन में अच्छे खासे ओहदे पर फाइज थे। दूसरे नंबर पर मुराद खुद था। उससे छोटे भाई कर्नल ज़फ़र थे और उसके बाद के 3 भाई भी अच्छी खासी पोस्टों पर तैनात थे। अगर मुराद चाहता तो अपनी फैमिली की मदद से अज़रा को खूब सबक सिखा सकता था, मगर उसने कभी सोचा भी ना था कि इस मामला में कर्नल ज़फ़र या किसी दूसरे भाई की मदद ले। उसने ये सब कुछ अपनी किस्मत का दिया समझकर बर्दाश्त कर लिया था। अब पिछले 12 बरस से उसका घर और फैमिली के साथ कोई रब्ता नहीं था, ना ही फरहीन और बच्चों के साथ उसने कोई रब्ता किया था। आज अचानक 12 बरस के बाद अपने छोटे भाई की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर मुराद चौंक सा गया। उसने हैरत और ख़ुशी के मिले जुले जज्बात के साथ कर्नल ज़फ़र से बातचीत की। कर्नल ज़फ़र शिकवा कर रहे थे कि उसने कभी फैमिली की खबर तक ना ली और तो और कभी माँ की याद भी इसे नहीं आई। कर्नल ज़फ़र ने बताया कि उसकी पोस्टिंग कराची हो गई है और वो इस वक्त कराची ही में है, इसलिए वो किसी वक्त आकर उनसे मिले। मुराद ने कर्नल ज़फ़र से एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया और जल्द ही मिलने का वादा कर लिया। कर्नल ज़फ़र का फ़ोन सुनकर मुराद के पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे नई ज़िंदगी मिल गई थी। उसको बीती हुई तमाम तकलीफ़ें और दुख भूल गए जब उसने तसव्वुर किया कि अब वो दोबारा अपनी फैमिली के बीच होगा। वो सारा दिन खुश व खुर्रम रहा और मुस्तकबिल के ताने बाने बुनता रहा। फिर उसने फ़ैसला कर लिया कि वो अब फरहीन और बच्चों से भी रब्ता करेगा और अपनी गुज़श्ता गलतियों की माफ़ी मांग कर दोबारा अपने घर में चला जाएगा। चंद ही दिनों बाद मुराद ने दफ्तर से छुट्टी ली और कर्नल ज़फ़र के बंगले पर पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि वालदा भी आई हुई हैं। 12 बरस के बाद वालदा का आमना सामना हुआ तो ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। वालदा के गले लगकर खुद भी रोया और वालदा भी रोती रही। इस तरह एक तवील अरसा के बाद मुराद का अपनी फैमिली के साथ रब्ता बहाल हो गया। वहीं पर कर्नल ज़फ़र ने इसे बताया कि वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि उसके साथ रब्ता बहाल हो जाए, मगर उसने ही कभी कोशिश नहीं की। मुराद ने रात वहीं बसर की। कर्नल ज़फ़र के बच्चों के साथ घुल मिल गया और फिर घर का फ़ोन नंबर भी ले लिया। वहीं पर इसे पता चला कि उसकी फैमिली का फरहीन और बच्चों से कोई रब्ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़बान दराजी और बदतमीज़ी की वजह से फैमिली से कटी बैठी है। ये जानकर मुराद को और भी दुख हुआ कि वो तो ये समझ रहा था कि फरहीन कम अज़ कम फैमिली में है, इसलिए इसे कोई मसला दरपेश ना होगा। जब मुराद को ये पता चला कि फरहीन के साथ उसकी फैमिली का मेल जोल नहीं है तो उसे और भी बेचैनी लग गई कि वो जल्द अज जल्द उससे रब्ता करे। दूसरी सुबह वो कर्नल ज़फ़र के घर से रुखसत हो आया और आकर दफ्तर में बैठकर उसने फ़ौरन ही अपने बेटे अरहम के नाम ख़त लिख डाला। साथ ही एक ख़त फरहीन के नाम भी लिखा। इन खतूत में मुराद ने अपनी गुज़श्ता ख़ताओं का एतराफ़ करके फरहीन से माज़रत की थी और दोबारा मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। ख़त लिखे काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद उनका कोई जवाब ना आया तो उसने यके बाद दीगरे कई ख़त लिख डाले, मगर जवाब नदारद। मुराद ये समझता था कि उसने जो कुछ फरहीन के साथ किया था अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि वो ख़त का जवाब दे, मगर फिर भी वो मायूस नहीं था। उसे उम्मीद की किरण नज़र आती थी कि एक न एक दिन उसका रब्ता अपनी बीवी बच्चों के साथ बहाल हो जाएगा। फिर गाहे बगाहे वो कर्नल ज़फ़र के घर भी चला जाता और उनसे भी इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने भी वादा कर लिया कि वो इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसी असना में कर्नल ज़फ़र की दूसरी शादी तय पा गई। उनकी पहली बीवी वफ़ात पा गई थी। इस शादी में कर्नल ज़फ़र ने ख़ास तौर पर अरहम को बुलाया और जब मुराद शादी में शिरकत के लिए शादी हाल पहुंचा तो वहां फैमिली के बाकी अरकान से भी मुलाकात हुई। एक तवील अरसे के बाद फैमिली के तमाम मेंबरान, भाइयों और ख़ास तौर पर अरहम से मुलाकात। अरहम अब एक खूबरू नौजवान बन चुका था। जब मुराद उसे छोड़कर आया था तो वो एक छोटा बच्चा था, मगर अब वो एक खूबसूरत नौजवान था। मुराद तो इसे पहचान ही ना सका था और अरहम तो खैर इसे पहचानता ही क्या, वो तो बच्चा था जब मुराद उसे छोड़ आया था। तारुफ कराने पर पता चला तो मुराद ने बढ़कर उसे गले लगा लिया, मगर अरहम की तरफ से कोई गर्मजोशी या वालहनापन ना पाकर मुराद को कुछ मायूसी सी हुई। फिर उसने ये सोचकर चुप साध ली कि गलतियां की हैं तो अब बर्दाश्त भी करो, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शादी की गहमा गहमी में वक्त का एहसास ही ना हुआ और रात तकरीबन 2 बजे वो लोग दुल्हन लेकर घर को सुधारे।
ضروری رسومات سے فارغ ہوتے ہوتے سحری کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے دلہا دلہن کو ان کے کمرے میں پہنچا کر باقی لوگ بھی سونے لگے، مگر مراد کو اس کی فیملی کے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے ماموں، بھائی اور بھابیاں اتنے لمبے عرصے کی جدائی کے بعد ملنے پر ایک ایک لمحہ کا حساب لے رہے تھے۔ اس کے بھائیوں کی شادیاں بھی اس کی غیر موجودگی میں ہی ہو گئی تھیں۔ اس طرح گو کہ اس کی بھابیاں ایک طرح سے مراد کے لیے اجنبی تھیں، مگر وہ اتنے پیار سے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں کہ اجنبیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسی طرح رات گزر گئی اور صبح ہو گئی تو تھوڑی دیر کو نیند لینے کو سب لوگ لیٹ گئے۔ تقریباً دوپہر کو ہی سب لوگ سو کر اٹھے۔ مراد نے اپنے کزنوں، ماموں اور کچھ دوسرے اہل خانہ کے ساتھ کلفٹن کا پروگرام بنا لیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں ارحم سے ذرا قربت حاصل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گلے شکوے ہو کر دل سے غبار نکل جائے۔ کلفٹن جا کر ساحل سمندر پر خوب سیر وغیرہ کی۔ دوسرے اہل خانہ نے جان بوجھ کر مراد اور ارحم کو اکیلا چھوڑ دیا اور خود دوسری طرف نکل گئے، مگر اس کے باوجود ارحم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ ارحم مراد سے مکمل اجنبیت برت رہا تھا اور مراد کوشش کے باوجود ارحم کے اندر جذبات کو نہ ابھار سکا، اور اس طرح یہ سیر و تفریح بھی بے مقصد ہی گئی اور وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہی ان لوگوں نے واپس لاہور آ جانا تھا، سو وہ آ گئے اور مراد پھر سے اکیلا ہو گیا۔ ارحم سے ملاقات کے بعد مراد کی بے چینی اور بھی سوا ہو گئی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد لاہور واپس چلا جائے اور جا کر فرحین سے ملاقات کرے۔ اب اس کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ غلام ثقلین اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا اور چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے سینئرز کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اپنے سر لے لیتا تھا اور مراد کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ جب مراد کا دل بالکل ہی کام سے بیزار ہو گیا اور وہ لاہور جانے کے لیے بےتاب ہو گیا تو آخر ایک دن مراد نے غلام ثقلین کو کہہ ہی دیا کہ اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا اور فوراً لاہور جانا چاہتا ہے۔ غلام ثقلین نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ چھٹی لے کر جائے اور ہفتہ 10 دن میں واپس آ کر اپنا کام سنبھال لے، مگر مراد بضد تھا کہ وہ استعفیٰ دے کر ہی جائے گا اور کراچی واپس نہیں آئے گا، جبکہ غلام ثقلین کی خواہش تھی کہ مراد گھر سے ہو کر واپس آ جائے اور بدستور کام کرتا رہے، مگر مراد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور ایک دن مراد نے اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ کل لاہور جا رہا ہے۔ اس طرح مراد چھٹی لیے بغیر ہی اپنا کام چھوڑ کر لاہور روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر مراد سیدھا اپنے والدین کے گھر گیا۔ اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ خاندان کے تمام افراد اس کی واپسی سے خوش تھے اور مراد خود بھی اپنی کھوئی ہوئی فیملی کو پا کر خوش تھا۔ کچھ دنوں تک تو مراد مہمان بنا رہا اور پھر اس نے کوئی کام کاج کرنے کا سوچا۔ وہ 12 سال کے بعد بھی جیسا لاہور سے گیا تھا ویسا ہی واپس آیا تھا۔ جاتے ہوئے بھی وہ تہی دامن تھا اور اب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا اور ملازمت وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فروٹ منڈی میں کام کر لے، وہاں آدمی بہت تھوڑے سے پیسے سے اپنے قدم جما سکتا ہے۔ مراد کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے دوستوں یاروں اور کچھ اپنے والدین سے تھوڑی بہت رقم جمع کی اور فروٹ منڈی میں کام شروع کر دیا۔ وہ وہیں سے مال خریدتا اور وہیں بیچ دیتا۔ چونکہ اس کام کا اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے چند ہی دنوں میں وہ پھر کنگال ہو گیا اور مکمل طور پر نقصان کر بیٹھا۔ اسی دوران وہ مسلسل ارحم کے اسکول جا کر اس سے ملاقاتیں کرتا رہا اور اسے اس بات پر رضامند کرتا رہا کہ وہ اپنی ماں کو منائے تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ سکے۔ اس کی کوششیں رنگ لائیں اور ایک دن ارحم نے یہ نوید سنائی کہ فرحین نے اسے گھر پر بلایا ہے۔ مراد اسی رات کو گھر پر جا پہنچا۔ فرحین سے ملاقات ہوئی، گلے شکوے ہوئے، مراد نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اس طرح وہ پھر اپنے گھر آ گیا۔ اب مراد مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا اور اپنا گزارا کرتا رہا۔ بچے اب جوان ہو گئے تھے۔ مراد نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ برداشت کرے گا اور تحمل سے کام لے کر فرحین کے رویہ کا عادی ہو جائے گا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس دوران فرحین نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کئی دفعہ مراد سے بدتمیزی اور زیادتی کی، مگر وہ وقت کو دھکا دے رہا تھا اور چپکے سے برداشت کر گیا۔ اسی دوران ارحم کی شادی کے بارے سوچا جانے لگا اور اس کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر طے کر دیا گیا۔ ساتھ ہی چھوٹے بیٹے عاصم کا رشتہ بھی اسی گھر میں کر دیا گیا۔ اب صرف سب سے چھوٹا بیٹا عمران رہ گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد دونوں کی شادی کر دی گئی اور 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آ گئیں۔ دونوں بہویں بہت ملنسار اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے مراد کو سسر نہیں بلکہ باپ کی جگہ دی
और इस तरह मुराद काफ़ी हद तक अपनी पुरानी तकलीफ़ों को भूलता जा रहा था कि एक दिन एक और धमाका हुआ। मुराद की ज़िंदगी में फिर से हलचल मच गई। इससे पहले भी कई दफ़ा फरहीन ने मुराद की तौहीन की थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। मज़ेदारी की बात यह थी कि फरहीन जब भी मुराद से बदतमीज़ी करती, अकेले में करती, और दूसरों के सामने वो बहुत मीठी बनकर रहती। इससे इसको ये फ़ायदा मिलता कि देखने वाले अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार फरहीन को मजलूम करार देकर तमाम मलबा मुराद पर डाल देते कि ये ही हमेशा फरहीन के साथ ज़्यादती करता है। इस तरह मुराद को हर तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ता, हत्ता कि बच्चे भी इसी वजह से बाप के खिलाफ हो गए थे। अरहम तो मुराद को बाप तस्लीम करने से ही इनकारी था। उसका कहना था कि उसका मुराद के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और एक दफ़ा तो अरहम मुराद के सामने आ खड़ा हुआ था, मगर मुराद ने मौका की नज़ाकत को महसूस करके किनारा कशी कर ली थी। अगर उस वक्त मुराद भी तलखी का मुजाहरा करता तो ऐन मुमकिन था कि बाप बेटा दस्तों गिरेबां हो जाते। इन हालात में भी मुराद घर में रह रहा था, मगर उस दिन तो फरहीन ने हद कर दी। पहले तो उसने मुराद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो अब भी अज़रा से मिलता है और उसे खर्चा वगैरह भी भेजता है, जबकि मुराद ने उसकी शक्ल भी ना देखी थी। फिर यहीं पर बस नहीं, बल्कि उसने मुराद की निगरानी के लिए बच्चों को मुकर्रर कर रखा था। अरहम और आसिम मुराद की निगरानी करते थे कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। जब मुराद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने एहतजाज किया और कहा कि यह किसी भी तरह अच्छा इक़दाम नहीं है, मगर उसका शक दूर ना हुआ। इस पर तुर्रा ये कि फरहीन ने मुराद से ये भी कह दिया कि इसका कोई मिलने वाला इस घर पर नहीं आ सकता। अगर मुराद का कोई दोस्त या मिलने वाला मुराद का पूछने आ जाता तो फरहीन इससे बदकलामी से पेश आती और ये बातें मामूल बन गई थी। बहुत दिनों तक मुराद ये सब बर्दाश्त करता रहा और आखिर एक दिन लावा फट पड़ा और मुराद ने फरहीन से कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं था तो फिर सुलह ही क्यों की थी? इससे तो बेहतर था कि तुम सुलह ही ना करती। जिस पर फरहीन ने कमाल डटाई से ताना मार दिया, मैं कहाँ सुलह करती थी, वो तो तुम मिन्नतें कर रहे थे, माफ़ियाँ मांग रहे थे, तो मुझे तुम पर तरस आ गया था। अब तो मुराद सुन्न होकर रह गया। एक तो घर में इसकी टके की इज्जत नहीं थी, हर काम अरहम के मशवरा से किया जाता और हमेशा अरहम को ही अहमियत दी जाती। कोई काम मुराद के मशवरा से ना होता, बल्कि जैसे अरहम कहता वैसे ही होता। गोया के घर का सरबराह अरहम ही था। दूसरे इस पर यह इल्ज़ाम कि वो अब भी अज़रा से मिलता है। तीसरे इसके किसी दोस्त को इससे मिलने के लिए घर पर आने की इजाज़त ना थी। इस तरह मुराद को घर से बाहर भी ज़लील ख्वार कर रखा था और फिर तानो तशनी मुराद बददिल हो गया। उसने सोच लिया कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता और उसने अपने ही शहर में अपना घर होते हुए भी एक होटल में कमरा लेकर रहाइश इख्तियार कर ली। घर के करीब ही वो होटल में रहता था। अरहम, आसिम और इमरान तीनों को इस बात का इल्म था। कई दफ़ा उन्होंने मुराद को होटल में देखा भी था, मगर किसी ने भी उसकी ज़रूरत महसूस ना की कि बाप को घर ले आए। शायद वो पहले ही ये चाहते थे कि मुराद घर से चला जाए। इसीलिए मुराद जब घर छोड़कर आ गया तो किसी ने भी इसे वापस ले जाने की कोशिश नहीं की। दूर रहने से दूरियां और बढ़ती हैं। इस तरह फरहीन और मुराद में भी दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार मुराद ने फिर से शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान कुछ ख़ानदानी वजूह की बिना पर उसके वालिदैन और भाइयों ने भी फिर नाता तोड़ लिया था। अब मुराद फिर से बिल्कुल तन्हा था। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरा कोई है ही नहीं तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। बस उसने शहर छोड़कर एक गांव में जाकर एक छोटा सा क्वार्टर लिया और उसमें रहने लगा। कई साल गुजर गए, मगर अरहम को उसके एड्रेस और फ़ोन नंबर का मालूम होने के बावजूद किसी ने उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। मुराद ने वहाँ एक मिल में मुलाजमत इख्तियार कर ली और तन्हाई की ज़िंदगी बसर करने लगा। रात का पहर था। मुराद तन्हा अपने क्वार्टर में चारपाई पर लेटा था और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। मेरी ज़िंदगी क्या है? दुखों और मुसीबतों का घर। मेरी ज़िंदगी में कभी बहार नहीं आई। मैं हमेशा ख़ज़ां रसीदा पत्ते की तरह हवा के दोष पर उड़ता रहा हूँ। कभी मैं अपनी मर्ज़ी से एक पल भी नहीं गुजार सका। हमेशा ख़ज़ां की आंधियों ने मुझे अपनी आगोश में लिए रखा। ना मैंने माँ बाप का प्यार देखा, ना भाई बहनों का, ना बीवी का और ना ही बच्चों का। तो फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आखिर मैं किस उम्मीद पर ज़िंदा हूँ?
तकदीर बार बार मुझे कचोके लगाती रही और मैं हमेशा बेहतरी की उम्मीद लिए जीता रहा, मगर मेरी ज़िंदगी की ख़ज़ां का मौसम इतना लंबा हो गया कि शायद इसका अंजाम होने वाला ही नहीं। अब तो मैं बहू और पोतों वाला हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मगर ना मैंने जवानी का मज़ा लिया, ना बचपन की अटकेलियाँ की, और अब बुढ़ापे में तो होते ही धक्के हैं। आखिर मेरा क्या बनेगा, मेरी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मगर इन सब बातों का कोई जवाब मुराद के पास नहीं था। ये सारी बातें सोचते सोचते मुराद इतना दुखी हो गया कि वो ज़ारो कितार रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई, मगर कोई इसे चुप कराने वाला ना था। फिर उसने उठकर अलमारी से अपनी डायरी निकाली और अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। मुराद पिछले एक हफ्ता से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था। उसके साथ काम करने वाले आपस में बातें कर रहे थे। जाकर कह रहा था, यार माजिद, मुराद साहब कभी छुट्टी नहीं करते और अब उनको 8 दिन हो गए हैं कि वो गैर हाजिर हैं, मामला क्या है? माजिद ने जवाब दिया, हाँ यार, ये बात तो है। मुराद साहब ने जब से मुलाजमत की है आज तक उनकी एक छुट्टी भी नहीं है, कुजा गैर हाज़िरी, और वो भी लगातार 8 दिन से। बगैर इतला गैर हाज़िरी समझ में नहीं आती। ऐसा करते हैं कि आज दफ्तर से छुट्टी करके उनका पता करते हैं, खुदा न खास्ता कहीं बीमार वगैरह न पड़ गए हों। हाँ, ये ठीक है। जाकर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर ड्यूटी से फारिग होकर जाकर और माजिद मुराद के क्वार्टर की तरफ चल दिए। क्वार्टर पर ताला नहीं था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया कि शायद मुराद सो रहा होगा, मगर जवाब नदारद। अब तो उनको परेशानी लाहक हुई। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर कोई जवाब ना मिला। अलबत्ता पड़ोस की कुछ औरतें अपने घरों से बाहर झांकने लगीं। माजिद ने उनसे पूछा कि मुराद साहब अंदर ही हैं या कहीं गए हैं, तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने पिछले कई दिन से मुराद साहब को बाहर आते जाते नहीं देखा। आखिर तंग आकर जाकर और माजिद ने मोहल्ले के कुछ लोगों को जमा किया और फैसला हुआ कि दीवार फांद कर मामला का पता लगाया जाए। फिर जाकर दीवार पर चढ़ गया और सहन में कूद गया। सहन में जाकर उसने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो वो भी अंदर से बंद था, मगर उसने महसूस किया कि दरवाजे के पास आने पर उसे अजीब सी नागवार बू महसूस हो रही थी। उसने घबरा कर वापस दीवार पर से बाहर जमा लोगों को सूरत हाल बताई तो उसे कहा गया कि वो बाहर के दरवाजे की कुंडी तो खोले, मगर दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़ा गया और फिर मोहल्ले के तमाम लोग सहन में दाखिल हो गए। लोग जब कमरे के दरवाजे के पास गए तो वाकई अंदर से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। लोगों ने मशवरा करके कमरे का दरवाज़ा तोड़ डाला। दरवाज़ा टूटा तो अंदर से बदबू का एक भभका आया और लोग घबरा कर पीछे हट गए। जाकिर और माजिद चंद दूसरे लोगों के साथ हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुए तो मुराद अपनी चारपाई पर पड़ा था, मगर वो मर चुका था। उसके जिस्म में कीड़े चल रहे थे। उसकी लाश गल सड़ कर मस्ख हो चुकी थी। कई कमज़ोर दिल लोग तो ये मंजर देख ना सके और वहाँ से भाग लिए, मगर जाकिर, माजिद और कुछ दूसरे मोहल्लेदारों ने करीब जाकर देखा तो चारपाई के पास एक डायरी पड़ी थी। जाकिर ने डायरी उठा ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, मैंने ज़िंदगी में कोई बहार नहीं देखी। मेरा ना बचपन आया और ना जवानी। अब बुढ़ापा आ गया है, मगर बहार के लफ्ज़ से मैं नाआशना हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो फिर जीना कैसा? मैं वो ख़ज़ां रसीदा पत्ता हूँ जो दरख्त से गिरकर हवाओं और आंधियों के रहमो करम पर होता है, और हवाएं अपनी मर्ज़ी से उसे जहाँ चाहें ले जाती हैं। मगर आज मैं अपनी इस ख़ज़ां रसीदा ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ और हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में आराम करने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। लोगों ने ईदी सेंटर को फ़ोन किया और ईदी के रज़ाकार आए और मुराद की बची खुची लाश को समेट कर ले गए। लावारिस लाश का क्या होता है? उसे लावारिस करार देकर दफना दिया गया। ना उसकी कोई फातिहा ख़वानी करने वाला और ना ही मग़फ़िरत की दुआ, और एक ख़ज़ां रसीदा शख्स मिट्टी की गोद में जा सोया। नाज़रीन,
ये थी खज़ां रसीदा की आखिरी किस्त। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस नावल की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।